हाँ जी भाई। जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या मेरी आवाज़ आ रही है। नेवी का मैराथन बेटा जल्दी लाएंगे, दो एक दो दिन के अंदर अंदर ही, एग्ज़ाम से पहले पहले भी, एग्ज़ाम का डेट जो है आपका उससे पहले पहले। चलिए जी, तो भाई आप लोगों का जो टॉपिक था आज का, वो टॉपिक क्या है? आपका टॉपिक है आज का ग्रामर का टॉपिक है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने काफ़ी वोकेबलरी किया। तो अभी हम एक चैप्टर पूरा करने जा रहे हैं, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंजक्शन। ठीक है भाई। हाँ जी, क्लियर है ना सब? साउंड बेटे यहाँ से फुल है एकदम। आशीष। हाँ भाई। चलिए जी, इट इज अ वर्ड, कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे फटाफट। एक बार जल्दी से लिख दीजिए पहले। साउंड क्लियर है सभी को? लिखो जल्दी फटाफट, पहले बताओ जरा साउंड क्लियर है तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ आगे। संकल्प बैच का बेटा, संकल्प बैच का आज रात को सारे बच्चे मिलेंगे शाम को। वहां बताऊंगा कि उसमें क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा। यहां से साउंड बिल्कुल फुल है। चलिए, तो अपने उसका साउंड बढ़ा लीजिए आप लोग जरा, क्योंकि मेरा यहाँ से रियली फुल है, मतलब। हाँ। चलिए भाई देखिए, तो सबसे पहले कंजक्शन है क्या? व्हाट इज एक्चुअली कंजक्शन? हर बच्चा जानता है। इट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कनेक्ट टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। ये क्या है? ये एक वो वर्ड है या शब्दों का एक समूह है जो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसमें इंपॉर्टेंट है कनेक्ट। ये क्या काम करता है? कनेक्ट, यानी कि जोड़ने का काम करता है। दो या दो से ज्यादा शब्दों को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कंजक्शन क्या है? एक वर्ड है या शब्दों का एक समूह है जो जोड़ने का काम करता है, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज या इवन वर्ड्स। बात वही है कि एक तरीके से हम इसे क्या कहेंगे? कनेक्टर कहेंगे। कनेक्टर का मतलब है जोड़ने वाला। अब जोड़ने के लिए ये दो नाउन को भी जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन को भी जोड़ सकता है, दो एडवर्ब को भी जोड़ सकता है। ठीक है? तो ये किसी को भी जोड़ेगा, लेकिन काम होगा इसका सिर्फ जोड़ने का। ठीक है? जैसे कि पहला क्वेश्चन, शी बॉट अ टेबल एंड अ चेयर। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई इसमें कंजक्शन कौन है, तो आप कहोगे एंड है। किस किस को जोड़ने का काम कर रहा है? तो दो नाउन को, यानी कि दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। पहला वर्ड है टेबल और दूसरा वर्ड है चेयर। फिर दूसरा सेंटेंस है शी मे बी इन द रूम और ऑन द रूफ। तो आपसे पूछा कंजक्शन कहां है, तो आपने कहा सर इसमें कंजक्शन है और ये जोड़ने का काम किसको कर रहा है? ये जोड़ने का काम कर रहा है इन द रूम, ऑन द रूफ, क्योंकि इन दोनों में से एक ही लिया गया है। तो शी मे बी इन द रूम और या ऑन द रूफ। तो यहां पर क्या है? दो फ्रेज। ये है दो फ्रेज। ठीक है जी। आपको अगर सर फ्रेज क्यों कहा आपने, इसे वर्ड क्यों नहीं कहा, तो मैं कहूंगा बेटा फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है, इसमें ये अकेला वर्ड था।
ठीक है, यहां पर इन भी वर्ड है और रूम भी वर्ड है, ये तो खैर आर्टिकल हो गया। ठीक है, जैसे यहां पर ये दो आर्टिकल थे, ये भी आर्टिकल है, लेकिन ये तो वर्ड है ना, और ये भी वर्ड है, और एक से ज्यादा वर्ड होता है तो वो फ्रेज कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ड में और फ्रेज में क्या डिफरेंस है, तो बताओ जल्दी से, वर्ड और फ्रेज में क्या डिफरेंस है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड फ्रेज। देखिए, वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का एक, सॉरी लेटर्स का एक समूह कहता है वर्ड। लेकिन फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब इसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और इसके अंदर आ, बहुत सारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। ठीक है, आगे समझ में? अच्छा जी, अब इसके पीछे कई बार आपसे पूछ लेता है क्लॉज क्या होता है, क्योंकि एनडीए में तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कई सारे पूछे जाते हैं। तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। तो आपको कहे सर फिर फर्क क्या होगा? लेकिन इसमें एक चीज है ना बेटे, इसमें दो चीजों का होना कंपलसरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो वो क्या बन जाएगा? क्लॉज। फ्रेज में सब्जेक्ट और प्लस सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। ठीक है जी, फ्रेज में वर्ड्स तो होंगे लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हो गया तो क्लॉज बन जाएगा। ठीक, तो देखिए, इसीलिए यहां पर मैंने कहा कि इन द रूम और ऑन द रूफ, ये दोनों क्या है? फ्रेज हैं। अब फिर उसने कहा सोनम इज कॉलिंग अप रिपीटेडली, बार बार सोनम जो है वो फोन कर रही है। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये अपने आप में क्या बन गया? क्लॉज। ऑल्दो हर फ्रेंड्स आर नॉट रेस्पॉन्डिंग, ये भी क्या है? क्लॉज, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसमें भी है। तो क्लॉज वन और क्लॉज टू, और इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंजक्शन। ठीक है भाई, तो पहले में दो वर्ड जुड़ रहे थे, दूसरे में दो फ्रेज, और तीसरे में दो क्लॉज। तो काम क्या है कंजक्शन का? ये रहा कंजक्शन, ये रहा कंजक्शन, और ये रहा कंजक्शन। तो कंजक्शन का काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करने का? जोड़ने का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चौथा एग्जांपल, एज सुन एज आई सॉ द थीफ। तो देखिए, ये रहा कंजक्शन, और किस किस को जोड़ रहा है? आई सॉ द थीफ, ये हो गया हमारा क्लॉज वन, और ये हो गया हमारा क्लॉज टू। ठीक है, 5, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। तो इसमें कंजक्शन क्या है? नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ठीक है भाई, तो ये रहा कंजक्शन यहां पर, और ये पूरा एक कंजक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि कुछ कंजक्शन होते हैं अकेले, सिंगल, और कुछ होते हैं कोरिलेटिव। कोरिलेटिव का मतलब है जिनका पेयर बनता है। ठीक है, लेकिन अब यहां से स्टार्ट होता है मेन गेम। ठीक है, कौन कौन से कंजक्शन है जिनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, एक बार जल्दी से मेरे साथ साथ पढ़ते हुए चलिए। पहला है एंड, दूसरा है और, तीसरा है नॉर, बट, व्हेन, while, as well as, and not, as soon as, so therefore, since, because, as, so that, so as, until, unless, doubt, doubtful, doubt, doubtful, फिर that और if whether के साथ पेयर, the reason why, as if, as though, otherwise, hardly, scarcely, if, in case, although, दो ये पढ़ेंगे, so that पढ़ेंगे, to or to, so as, neither nor, either or, whether or, लेस्ट, बेटा ये लेस्ट है, LEST, इसकी स्पेलिंग ना नोट्स जब बनाओगे तो ठीक कर लेना, ये लीस्ट नहीं है, लेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, द सेम का पेयर दैट से, द सेम का एज से, बोथ का एंड से, रादर और अदर का देन से, एल्स का बट से, नॉट ओनली का बट ऑल्सो से, नॉट नेवर का और से, नॉट बिकॉज का बट बिकॉज से, नाइदर का नॉर से, आइदर का और से, नो सूनर का देन से, नन का बट से, और नथिंग का बट से। ठीक है, ये सारे कंजक्शन हैं जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन लेके स्टार्ट करते हैं। पहला कंजक्शन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। ठीक है जी, यूजेस ऑफ कंजक्शन फंक्शनल। फंक्शनल मतलब अभी तक तो आपने देखा कौन से कंजक्शन थे, अब है कि ये कैसे फंक्शन करते हैं, एग्जाम में इनको कैसे पूछा जाएगा। तो मैंने इसीलिए आपको आसान बनाने के लिए टाइप वाइज क्रिएट कर दिए हैं। तो पहला टाइप आपके सामने है स्क्रीन पर, टाइप 1। ठीक है, चलिए जी, टाइप 1 कौन सा कंजक्शन है? लेस्ट और शुड।
बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है लेस्ट और शुड में, तो आज हम पढ़ेंगे लेस्ट और शुड के बारे में। ठीक, चलिए जी। लेस्ट और शुड, इसका मतलब है लेस्ट का जो पेयर है, जो कोरिलेटिव कंजक्शन है, वो किसके साथ बनेगा? शुड के साथ बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेस्ट इज अ निगेटिव वर्ड, यहां लिख दिया है लेस्ट एक निगेटिव वर्ड है, ये रहा लेस्ट, इसका मतलब ये निगेटिव वर्ड है। ठीक, Therefore, no other negative word should be used after lest, इसका मतलब है अगर ये निगेटिव है तो इसके बाद आने वाले क्लॉज में कोई दूसरा निगेटिव वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि एक साथ दो निगेटिव आप यूज नहीं करते। ठीक है जी, लेस्ट अगर निगेटिव है तो दूसरा निगेटिव नहीं यूज होगा। जैसे मान लो, सपोज करो कोई क्लॉज है और इसमें कोई निगेटिव वर्ड आ गया, तो आप दूसरा निगेटिव का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि एक क्लॉज में एक ही निगेटिव आ सकता है। ठीक, दूसरा, अब ये तो ठीक है, समझ में आ गया कि चलिए लेस्ट का पेयर शुड से बनता है और लेस्ट निगेटिव है, लेकिन ये यूज कहां और क्यों होता है? क्यों हम लेस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इट इज यूज टू एक्सटेंड वार्निंग, क्या देने के लिए? चेतावनी, ये चेतावनी देने के लिए काम करता है। ठीक है, इट इज यूज टू एक्सटेंड वार्निंग, इट इज यूज टू एक्सटेंड वार्निंग, ये चेतावनी देने के लिए काम करता है। एंड ऑल्सो सजेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज, और ये परिणाम भी देने का काम करता है। मतलब सबसे पहले ये क्या देगा? इट इज यूज टू एक्सटेंड वार्निंग, ये चेतावनी देने का काम करता है, और फिर उसके बाद कि उस वार्निंग को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसके परिणाम क्या होंगे, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू द वार्निंग। ठीक, इट इज यूज टू एक्सटेंड वार्निंग एंड ऑल्सो सजेस्ट consequences for not paying attention to the warning। इसका मतलब समझे? इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं फिर से एक बार, कि इसमें क्या होगा कि एक क्लॉज में दिया होगा आपको कि भैया ये चेतावनी है, इसको आप फॉलो कर लो, नहीं करोगे तो इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो इसमें एक बार वार्निंग होगी और एक बार उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। तो जब किसी वार्निंग का कॉन्सिक्वेंस पता करना हो कि भाई अगर ये फॉलो नहीं किया तो ये हो जाएगा, तब आप लेस्ट के साथ शुड का पेयर बनाओगे। ठीक है, आ जाइए जी। पहला एग्जाम्पल, रोड के किनारे चलो नहीं तो कोई वाहन तुम्हें कुचल देगा। अब मुझे बताओ, रोड के किनारे चलो ये क्या है? कोई नहीं तो कोई वाहन तुम्हें कुचल देगा, ये क्या है? पहले वाला क्या है और दूसरे वाला क्या है? कौन सा इसमें वार्निंग है और कौन सा इसमें कॉन्सिक्वेंस है? बताइए, विच वन इज वार्निंग एंड विच वन इज कॉन्सिक्वेंस? हाँ जी, चलिए जी। तो भाई ये आया आंसर आपका कि सर जो ये है पहले वाला, ये है वार्निंग और ये है कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, चलिए। वॉक अलोंग द रोड, रोड के किनारे चलो, नहीं तो लेस्ट अ व्हीकल शुड रन ओवर यू, नहीं तो कोई वाहन तुम्हें कुचल देगा। ठीक है, नहीं तो कोई वाहन तुम्हें कुचल देगा। ठीक, दूसरा, टॉयल अवे, टॉयल अवे मेहनत करो, ये हो गई वार्निंग।
लेस्ट यू शुड फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। सर क्या एक साथ दो कंजक्शन आ सकते हैं? नहीं बेटा, एक साथ दो कंजक्शन नहीं आ सकते, ये एक ही कंजक्शन होता है, बस वो तो इनका पेयर बनता है। कंजक्शन तो एक ही तो आएगा, दो कहां आएंगे? अगर दो, हाँ दो तब आ सकते हैं जब अलग अलग क्लॉज हो, उनको जोड़ने का काम करेगा। टेक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बुजुर्गों से सलाह लो, लेस्ट यू शुड रिग्रेट, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। ठीक है। डू नॉट स्पिट हेयर, यहां मत थूको, ये है वार्निंग, ये हो गई आपकी वार्निंग, यहां मत थूको। डू नॉट स्पिट हेयर लेस्ट द अथॉरिटी शुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, चार ऑप्शन है आपके पास। लीजिए भाई, टेक केयर लेस्ट द बेबी विल फॉल, नहीं विल नहीं आएगा। शुड आएगा लेकिन नॉट नहीं आएगा, फॉल्स भी नहीं होगा, तो सही आंसर होगा लेस्ट द बेबी शुड फॉल, नहीं तो बच्चा जो है वो गिर जाएगा, तो इसका सी आंसर होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन, फटाफट आंसर लगाओ जल्दी से। राइट डाउन द एड्रेस, इस एड्रेस को क्या कर लो? राइट डाउन कर लो, यानी कि लिख लो। ठीक है, ये तो हो गई वार्निंग, नहीं तो यू शुड फॉरगेट इट, नहीं तो तुम इसे क्या करोगे? भूल जाओगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन। स्टॉप टेकिंग ब्राइब, घूस लेना बंद करो, ये हो गई वार्निंग। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए फटाफट, क्या होगा? सर नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करोगे क्या आज? बताओ भाई, कैसे कैसे इस दुनिया में बावले बच्चे हैं, जिसकी मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, क्या ही बोलूं मैं। अंकित बराला, बराला बेटे बता, अब मैं क्या बोलूं बताओ, क्या चल रहा है ये? क्यों भाई? तुम्हारी जैसी हरकतें हैं ना बे, इन हरकतों पे तो सच में बहुत लाठी लगनी चाहिए। सॉरी। अच्छा भाई, स्टॉप टेकिंग ब्राइब, अब देखो कितने बच्चे इसमें फंसे, मुझे सच बताना, कितने बच्चों ने इसमें शुड लगाया, लेकिन वो गधे हैं, उन्होंने ये चालाकी नहीं देखी, ये एक्चुअल में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि यहां पर उसने अदरवाइज दिया है, और जब अदरवाइज देगा तो इसके साथ विल का पेयर बनेगा। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम है। अगर लेस्ट देगा तो उसका पेयर जो है वो शुड के साथ बनेगा, और अगर मान लो अदरवाइज इसमें दे दे तो फिर इसका जो पेयर है वो विल के साथ जाएगा।
ठीक है, फंस गए ना आप लोग इसमें। ले भाई, चलिए, टेक अ टैक्सी, टैक्सी ले लीजिए, और नहीं तो यू गैप मिस द ट्रेन, नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। देखिए, अब यहां पर लेस्ट नहीं आया, फिर से अगर आपने शुड लगाया है तो गलत है। तो अब मैं आपको बता दूं कि और भी वही मीनिंग देगा, लेकिन इसके साथ पेयर जाएगा विल का, क्योंकि और का मतलब भी ये भी निकल कर आता है नहीं तो, अदरवाइज और दोनों सेम मीनिंग दे देते हैं, तो इसके साथ भी जाएगा विल। नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन, तो यहां भी शुड का इस्तेमाल नहीं करोगे, यहां भी आपके साथ धोखा हो गया है। ठीक है, चलिए जी, पहला टाइप क्लियर हो गया होगा हर बच्चे को। पहले टाइप में मजा आ गया होगा कि भैया हमने लेस्ट वाला भी पढ़ा, और इसके साथ ये जो नई चालाकियां हैं इनको भी पढ़ लिया। एग्जामिनर अगर ये चालाकियां करेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक, अगला टाइप टू, सेल्डम इफ एवर का प्रयोग किया जाता है, न कि सेल्डम इफ नेवर। मतलब कहने का मतलब है, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल में ये पेयर आता है एग्जाम में ना। क्या आता है पेयर? ये आता है कि सेल्डम के साथ या तो आएगा इफ एवर, या बनेगा सेल्डम और नेवर, और इनका मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, बहुत ही कम, दोनों का एक ही मतलब होता है, रेयरली। लेकिन पेयर में गड़बड़ होती है, अगर इफ आएगा तो एवर लगाओगे, और आएगा तो नेवर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और एक सबसे खास बात इसकी क्या है एग्जाम में, कि जब भी आप सेल्डम इफ एवर से सेंटेंस शुरू करोगे, या सेल्डम और नेवर से स्टार्ट करोगे, अच्छा दोनों का अर्थ है कभी कभार या शायद ही। शायद ही का मतलब है रेयरली, बहुत ही कम, ना के बराबर। ठीक है, जब भी आप इन दोनों से सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो आगे इन्वर्जन होगा। यही चीज पेपर में आती है, इन्वर्जन का मतलब है रिवर्स, और रिवर्स का मतलब है हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले और सब्जेक्ट आएगा बाद में। ठीक है, पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब और बाद में आएगा सब्जेक्ट। ठीक, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। पहला एग्जाम्पल, सेल्डम इफ नेवर। पहली बात तो यही गड़बड़ है कि इसमें इफ नेवर नहीं होगा। ठीक है, तो सही क्या होगा? सेल्डम इफ एवर। दूसरा, आगे का जो क्लॉज है इसमें होगा इन्वर्जन। एक बार उसको ना ये बोल दे जरा कि वो साउंड का इश्यू आ रहा है, वो शायद कल परसों भी आ रहा था। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही है, जो नॉर्मल आ रही थी, तो वो आ क्यों रही है? क्योंकि उस दिन भी प्रॉब्लम थी। अब यहाँ से तो मेरे इसमें भी माइक की साउंड फुल है और उसमें भी फुल है। चलिए जी, तो देखिए अब यहां पर डिड क्यों निकाला? क्योंकि ये है पास्ट इंडेफिनिट। अब इन्वर्जन के लिए पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो डिड ही गो देयर। दूसरा, सेल्डम और नेवर ही गोज टू मार्केट। देखिए ये सही है, इस बार सेल्डम और नेवर, ये भी सही है, सेल्डम और नेवर। लेकिन ही गोज टू मार्केट नहीं होगा, क्योंकि इसका इन्वर्जन होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इन्वर्जन कैसे करोगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लोगे, डज, और डज ही गो, ये हो जाएगा आपका इन्वर्जन। ठीक है, तो इसलिए ऊपर वाला इसमें गलत है और नीचे वाला सही है। ठीक है जी, लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। 3 का खुद करना पड़ेगा। सेल्डम इफ एवर हैव आई, अच्छा नहीं सही है, बहुत ही कम। सेल्डम इफ एवर हैव आई गिवन हिम ऑल काइंड्स, तो हैव से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। सेल्डम और नेवर हैज शी ट्राइड टू सपोर्ट, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस सही हैं इसमें, है?
सेल्डम इफ एवर हैव दे विजिटेड, ये भी सेल्डम इफ के साथ एवर सही है और आगे इन्वर्जन भी सही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको। बताओ भाई, ध्यान से करना जरा क्वेश्चन को। हाँ जी, चलिए जी, अब बताओ बच्चों इसमें क्या कमी है, क्या करना है। देखो, आपने सेल्डम और एवर से स्टार्ट किया, ये लीजिए। अरे हाँ, ये है आपका क्लॉज। अब इसमें देखो, सेल्डम और, जब और आ गया तो एवर नहीं आएगा, नेवर आएगा, पहली बात। ये तो हो गया करेक्शन आपके कंजक्शन में। अब आगे आ गया इसका क्लॉज। क्लॉज में इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन में क्या करना पड़ेगा हमें? इन्वर्जन में हमें वर्ब, जो टेंस दिया उसकी वर्ब निकालनी पड़ेगी। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, डज शी कम टू दिल्ली, मतलब वो कभी कभार बहुत ही कम दिल्ली आती है। ये हो गया इसका इन्वर्जन। ठीक है जी, आ गया ये टाइप 3। ये क्या कह रहा है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई इत्यादि क्वेश्चन, WH क्वेश्चन वाले शब्द के पहले किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। परीक्षा में इफ या दैट लगाकर आते हैं, जो कि नहीं होगा। मतलब मैं समझाता हूं आपको, देखो, जब कोई, ध्यान से सुनना जरा, जब कोई WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में देगा ना आपको, तो सच बताएं, यही WH वर्ड एक तरीके से जोड़ने का काम करता है, यही कंजक्शन का काम कर देता है। अब अगर इनके साथ यहीं पर मान लो आपको इफ, दैट या वेदर का इस्तेमाल करके दे, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इनको आपको हटा देना है। क्यों? क्योंकि ये भी कंजक्शन के रूप में आते हैं और ये खुद अपने आप में कंजक्शन है, तो सुपरफ्लस गलत हो जाता है। इसीलिए तो जब WH वर्ड आपको दिया हो तो WH वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई, ये कहना चाह रहा है वो आपसे। एग्जाम्पल में देखो, राम आस्क्ड मी, राम ने मुझसे पूछा। अब एक काम करो, इन तीनों क्वेश्चन को तुम खुद करके बताओ पहले मुझे, कि किसको हटाओगे
और किसको रखोगे वहां पर, बताओ। शिव कुमार यादव, हाँ वो भी कर सकते हो। विक्रम बिश्नोई सर, संकल्प 2.0 आ गया क्या? नहीं बेटे, आज रात को 9 बजे यूट्यूब पे आना, वहां उस क्लास में आपको पता चलेगा कि संकल्प 2.0 में कितना कंटेंट मिलने वाला है। जो लिखा होगा वही चीज मिलेंगी बस आपको वहां पर। डिड ही गो देयर में डिड क्यों आया बेटा? डिड इसलिए आया क्योंकि वहां पर पास्ट इंडेफिनिट था। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो डज ही होता। पास्ट इंडेफिनिट है तो इसीलिए डिड ही आया। पहले में क्या हटाएंगे? दैट। चलो। अच्छा, एक बच्चा पता क्या कह रहा है? एक बच्चे ने कहा कि सर यहां पर एक था, वो कमेंट में कौन सा, कि यहां पर वाई को हटा दो, दैट को रख लो। लेकिन नहीं, आस्क्ड का मतलब है ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन था। और जब आस्क्ड रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी, तो आपको दैट कभी भी कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करना ही नहीं है। यहां भी आस्क्ड है, ठीक है, और यहां भी आस्क्ड है, तो आप दैट तो लगा ही नहीं सकते। तो इसमें तो इंटेरोगेटिव में इफ आ जाएगा। यहां पर क्या है, ठीक है, अगर सपोज करो मैंने यहां पर कह दिया कि इफ, तो इसमें से आप इफ और हाउ में से कोई सा भी रख सकते हो, क्योंकि इंटेरोगेटिव में इफ भी आता है हाउ भी आता है। लेकिन जब दोनों है तो कोई बात नहीं, आपको एक हटा देना है कोई सा, तो मैंने हाउ रख लिया। ठीक है, ये बनेगा। अब मैं तुम्हारा वो डाउट बताता हूं कि सर यहां दैट क्यों नहीं रखा हमने। ठीक, ये डाउट निकालता हूं। एक सेंटेंस है, शी सैड टू मी, क्योंकि डाउट क्लियर होना चाहिए, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, शी सैड टू मी वेयर आर यू गोइंग। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ। ही सैड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम इन दिल्ली। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ। देखिए, उसने कहा शी सैड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें यहां पर क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो उसके हिसाब से हम इधर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। तो ये बनेगा शी सैड टू का टोल्ड नहीं होगा, सैड टू का होगा आस्क्ड। शी आस्क्ड मी। अब तुम यहाँ दैट नहीं लगा, जब आस्क्ड है इंटेरोगेटिव है तो दैट नहीं लगाओगे, यही डब्ल्यू एच वर्ड कंजक्शन का काम करेगा। शी आस्क्ड मी वेयर, अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है जी, बन गया। तो देखो, यही तो मैं कह रहा था कि अब जब आस्क्ड आ गया तो यही रहेगा डब्ल्यू एच वर्ड, यहां तुम दैट नहीं लगा सकते। लेकिन शी टोल्ड मी, अब यहां पर टोल्ड आ गया, मतलब इंटेरोगेटिव नहीं है, तो अब तुम यहां कंजक्शन लगाओगे दैट। दैट आई फर्स्ट पर्सन कौन है? ही, तो दैट ही वॉज इन दिल्ली। ठीक है।
यहां तक तो कोई डाउट नहीं भाई किसी को? अब आ गया ना समझ में कंजक्शन कैसे लगेगा? लो फटाफट अब बताओ जल्दी से। 4, 5 और 6, दे इंक्वायर्ड ऑफ द ड्राइवर। इंक्वायर्ड ऑफ का मतलब ही होता है आस्क्ड। ठीक है जी। तीनों क्वेश्चन बताओ। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नया कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और मजा आ रहा है? कमेंट बॉक्स में वो लिख के बताओ फटाफट। लीजिए, शी सेड, उसने कहा, दैट इफ आई हैड सबमिटेड माई फीस। देखो, दे इंक्वायर्ड, अच्छा अब मैंने कहा इंक्वायर्ड और आस्क्ड, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले यहां दैट हटा दो, सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्या है, सैड है। जब भी आपके क्वेश्चन में सैड और टोल्ड आएगा तो समझ जाइए कि यहां पर इंटेरोगेटिव नहीं है, तो आप दैट को तो लगाएंगे ही लगाएंगे। इफ हटा दिया यहां से। अब सबसे ज्यादा बच्चा पता है किसमें फंसेगा? इस वाले में, और इसी में पेपर में गलती भी करके आता है। अब वो इसमें से सैड को देख के दैट तो रखेगा, लेकिन यहां इफ को हटा देगा। और मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों क्वेश्चन, दोनों पॉइंट सही हैं। अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों, दोनों क्यों आए? तो देखो, ये इफ जो है, ये इसको और इसको जोड़ने के लिए नहीं आ रहा है। ये जो इफ आया है ना इस बार, ये इफ यहां पर क्लॉज 1 और क्लॉज 2, जो आगे दो क्लॉज दिए हैं, इमेजिनरी एक्शन, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, यदि मैंने मेहनत की होती तो मैं सफल हो गया होता, इन दोनों के लिए आ रहा है इफ। और इस रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए आ रहा है दैट। तो इस बार इसलिए यहां पर इंटेरोगेटिव वाला इफ नहीं कहोगे, ये तो सैड के हिसाब से आया दैट, और कंडीशन इमेजिनरी एक्शन के लिए आया है इफ, इसलिए ये वाला सही है। इसमें इफ इसलिए नहीं क्योंकि यहां सिर्फ एक ही क्लॉज है, यहां इमेजिनरी एक्शन नहीं है कि दो क्लॉज को जोड़ेगा इफ। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक काम और करता हूं, आपको इंटेरोगेटिव का एक क्वेश्चन और करा देता हूं। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना जरा बेटे। लो जी, दो क्वेश्चन बना दे दिया आपको। हाँ, रितिका कह रही है कि सर तब आस्क्ड की जगह पर हम इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रितिका क्या कह रहे थे, पता कैसे करेंगे दोनों रखना है? अच्छा, वो तो जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर कंडीशनल इमेजिनरी एक्शन का पता करना पड़ेगा ना कि आगे इमेजिनरी एक्शन है।
चलो इन दोनों का देखो कैसे बनेगा। पहला, दे सेड टू मी, इसका आप करोगे दे आस्क्ड मी इफ। अब मैंने इफ इसलिए लगाया क्योंकि जब WH वर्ड नहीं है तो इफ या वेदर लगा सकते हो आप। तो इफ यू का हो जाएगा आई लाइक्ड मैंगोज। ठीक है, अब देखो आस्क्ड आ गया तो इफ या वेदर, और नहीं तो WH वर्ड कोई सा एक ही आ सकता है। फिर आ गया आई आस्क्ड हिम। अब ये WH वर्ड आ गया तो इफ या वेदर नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो इफ या वेदर आ जाएगा। तो आई आस्क्ड हिम, अच्छा दैट तो दोनों में ही नहीं आएगा क्योंकि आस्क्ड आस्क्ड इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो हाउ यू सेकंड पर्सन, तो ये हो जाएगा हाउ ही कुड डू दैट। तो आपने ये नोटिस किया कि जब आप WH वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ साथ ना तो इफ वेदर आएगा और ना ही उसके साथ साथ दैट आएगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया होगा। लीजिए जी अगला टॉपिक, ऑल्दो दो, जिसका पेयर बनता है किससे, यट से। ठीक है, ऑल्दो दो जिसका पेयर बनता है यट से। लेकिन आज मैं आपको एक नई कहानी बताऊंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा यट आएगा, आप सेंटेंस को ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो आप कहोगे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ऑल्दो दो में यट लगा तो ठीक है और अगर नहीं लगा तो भी ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात याद रख लेना, यट के अलावा अगर कुछ भी आता है जैसे बट, स्टिल, ठीक है, तो उनको हटा देना। ठीक है, मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको अभी इसके, है ना। दूसरा, ऑल्दो और दो कितने क्लॉज को जोड़ता है, दो क्लॉज को, C1 और C2, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करेगा। इट इज यूज टू ज्वाइन टू कॉन्ट्ररी क्लॉजेस, मतलब दो विपरीत क्लॉज को, दो विपरीत क्लॉज को जोड़ने का काम करेगा। और ये केवल क्लॉज ही जोड़ता है, और क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, ये दो क्लॉज को जोड़ेगा, लेकिन वो भी कौन से क्लॉज, विपरीत क्लॉज। तो इसमें हम हाईलाइट करने वाली बात क्या है, ये और ये, कि केवल केवल क्लॉज को जोड़ेगा और विपरीत क्लॉज को जोड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ऑल्दो ही वॉज पुअर, भले ही वो गरीब था। ठीक है, ही वॉज ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार था। तो दो बातें विपरीत हैं, वो गरीब है लेकिन फिर भी वो ईमानदार है। अब इसमें अगर मुझसे कहोगे कि क्या लगाओ, तो मैं यट लगा दूंगा, क्योंकि आप पूछ रहे हैं ना कि कौन सा कंजक्शन लगाना है, तो यट लगा दूंगा ऑल्दो के साथ। लेकिन अगर नहीं होगा ऑप्शन में यट, तो मैं छोड़ दूंगा उसको एज इट इज। दो द बॉय वॉज लेम, भले ही लड़का जो है वो लंगड़ा था फिर भी वो तेज दौड़ा। तो दो बातें विपरीत हैं, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया, यट लगा दिया। ठीक है, ऑल्दो द रूम्स आर इन डिलैपिडेटेड कंडीशन, भले ही जो कमरे हैं वो बहुत ही खस्ता हालत में हैं, फिर भी ऑनर उन पर कोई ध्यान नहीं देता। अब मुझे बताओ यहां पर क्या कोई यट आया, नहीं आया ना, लेकिन फिर भी सेंटेंस सही है। कोई ताकत नहीं है इस सेंटेंस को काट दे, ये सेंटेंस 100% सही है। तो पेपर में तुम पता है क्या गलती करो, तुम यहाँ यट ना देख के यहीं एरर मार देते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है तुमने किसी भी परसेंट। ठीक है,
ठीक है भाई, आया समझ में? तो अगर एरर में आएगा तो ये एरर निकाल देना है, अगर इंप्रूवमेंट में आएगा तो आप इसको सीधा यट कर देना। ठीक है जी। अच्छा, एक और। बताओ इसमें क्या गलती है? कोशिश करेंगे कि कल तक हम इसकी आवाज का सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो इसमें क्या होना था, इसमें यहां पर कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, यट लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, टाइप 5 क्या है? टाइप 5 में कह रहा है कि नो सूनर, ठीक है जी, नो सूनर का पेयर बनता है देन से। बहुत आता है इस बार के एनडीए के जैसे ही वैसे ही, मतलब ये एज सुन एज का निगेटिव वर्जन है, क्योंकि एज सुन एज का मतलब भी जैसे ही होता है। इट मींस एट द मोमेंट दैट, मतलब वही जैसे ही वैसे ही। इट इज द निगेटिव ऑफ एज सुन एज, क्योंकि इसमें नो लगा है तो ये निगेटिव हो गया। ये भी जैसे ही वैसे ही देता है, ये भी जैसे ही वैसे ही देता है, बस इसमें निगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव में है। इसकी खास बात क्या है कि ये जब भी नो सूनर से शुरू होगा तो इसमें इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब जिसमें पहले आती है। ठीक है, ये लिखा इफ द सेंटेंस स्टार्ट विद नो सूनर, अगर सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगी सब्जेक्ट से पहले। ठीक, जैसे ये रहा, अगर नो सूनर से स्टार्ट होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आएगा बाद में। ठीक, लो जी, पहला सेंटेंस, नो सूनर वी केम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, जैसे ही हम सिनेमा हॉल से बाहर आए वैसे ही बारिश पड़ना शुरू हो गई। चलिए जी, नो सूनर वी केम आउट, तो इसका क्या बनेगा? डिड वी कम आउट ऑफ द, और आगे पूरा सेम चला जाएगा, बस यहां खेल होना था डिड वी कम। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा डिड वी कम आउट। पास्ट इंडेफिनिट था ना, तो इसलिए मैंने डिड निकाल दिया। अब जैसे इसका देखो, नो सूनर आई सॉ फादर, तो इसका इन्वर्जन कैसे बनेगा? नो सूनर डिड, यहां भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो डिड आई सी फादर, जैसे ही मैंने पिताजी को देखा, आगे का पूरा सेम जाएगा। ठीक है, नो सूनर डिड द किंग अराइव, जैसे ही राजा आया वैसे ही उसकी प्रजा दौड़ पड़ी, तो यहां नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया, देन भी लगा है, तो ये सही है बिल्कुल। ये देखो फोर्थ वाला, नो सूनर से स्टार्ट कर दिया, लो जी कर दिया। अब यहां पर इन्वर्जन नहीं है, तो इसमें मुझे डज लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डज यू, और आगे का पूरा सेम चलेगा। बस दो चीज पेपर में आएंगी नो सूनर की, वो सुन लो कान खोल के। पहला, कि नो सूनर का पेयर चेक करेगा आपसे,
देन के साथ, और दूसरा इन्वर्जन चेक करेगा। बस इतना वहां पर ध्यान रखना है, बस इसके अलावा क्वेश्चन तुमसे वो किसी भी सूरत में कोई क्वेश्चन वो बिल्कुल भी वो पूछने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे देखो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है तो इन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद नो सूनर, फिर यहां अराइव्ड, फिर बिल्कुल सही है ये। अगर इसी का इन्वर्जन करके दे दे, मान लो ये दे दे कि नो सूनर, तो अब क्या करोगे, डिड शी अराइव इन इंडिया। ठीक है भाई, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन अगर नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है तो आगे इन्वर्जन होगा। ठीक है जी, चलिए अगला है टाइप 6। टाइप 6 ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस में आपको द रीजन वाई या द रीजन फॉर दिया हो तो उसका पेयर कभी भी सिंस, एज, ओइंग टू, ड्यू टू या बिकॉज से नहीं बनाना। ये सारे कंजक्शन के रूप में नहीं आएंगे। कौन आएगा, दैट आएगा। क्यों आएगा ये कारण बताओ। क्योंकि यहां भी रीजन लिखा है और ये भी रीजन बताते हैं, तो इसलिए रीजन नहीं आएगा। ठीक, जैसे कि द रीजन वाई यू विल बी रिजेक्टेड, कारण तुम रिजेक्ट हो जाओगे उसका कारण है कि तुम बहुत छोटे हो, तो यहां पर आ जाएगा दैट। द रीजन फॉर हर एब्सेंस इज, ड्यू टू नहीं लगाना ना, बिकॉज लगाना, क्या आ जाएगा, दैट। क्योंकि रीजन यहां खुद लिखा है ये, अगर रीजन के बाद भी ड्यू टू, बिकॉज, सिंस लगा दिया तो गलत हो जाएगा। द रीजन वाई ही लाइक्स हर, वो उसे पसंद करता है, यहां पर आ जाएगा सीधा सीधा दैट। ठीक है, द रीजन फॉर हिज फेलियर इन द एग्जाम इज, यहां दैट नहीं आएगा, यहां हम ब्लैंक छोड़ देंगे ऐसे। अब आपको कहे सर दैट क्यों नहीं आया, तो बेटा दैट तब आता है जब आगे क्लॉज दिया हो, और ये क्लॉज नहीं है, क्या है, फ्रेज। ठीक है, अगर यहां हिज लेथार्जी की जगह लिखा होता ही इज लेथार्जिक, तो अब ये क्लॉज बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो अब आ जाएगा दैट ही इज लेथार्जिक। तो दैट आएगा तब जब आगे क्लॉज दिया होगा, और अगर क्लॉज नहीं है, फ्रेज है, तो उसे ब्लैंक छोड़ दो। शी हैज अ क्लियर कंसाइंस, ये क्या है, क्लॉज है। क्लॉज है तो हमने दैट लगा दिया वहां पर। शी इज इल, ये भी क्लॉज है। यू आर टू यंग, ये भी क्लॉज है, और ये भी क्लॉज है, शी इज इल। तो जब जब क्लॉज आया तब तब आपने दैट लगा दिया, और जब क्लॉज नहीं होगा तो उसे खाली छोड़ देंगे एज इट इज, कुछ नहीं लगाएंगे इसमें। ठीक है, लेकिन ये मत लगा देना कभी भी सिंस, एज, ओइंग टू, ड्यू टू। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रख लेते हैं भाई, ये तो कल चलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा घुमावदार रहेगा, पेचीदा। आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, चैप्टर आपका फिन चल गया है। अब ये अगले 2 दिन में फिनिश हो जाएगा और इसके क्वेश्चंस पे डलवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, लेकिन फिर कहूँगा वोकैबलरी पे ज़्यादा फोकस करो, रिवीजन वोकैब का ज़्यादा करो। ग्रामर में मैं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, वोकैब सिर्फ तुम ही लर्न करोगे, तुम्हें ही रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है जी, और नेवी वाले जो बच्चे हैं उनका मैराथन 5-6 तारीख में, मतलब आपके एग्जाम से पहले मैं एक ले लूंगा जिसमें रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।